हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसने एनबीएफसी या फिर बैंक से पर्सनल लोन लिया है या फिर क्रेडिट कार्ड्स लिए हैं दोस्तों। और ऐसे में वह जो व्यक्ति है, आगे चलकर उसकी कुछ मजबूरियां, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ दिक्कत या फिर कोई जेन्युइन रीजन होगा, इस रीजन की वजह से वह जो व्यक्ति है उस लोन की जो भी मंथली जो भी ईएमआई, जो भी मासिक ईएमआई बनती थी दोस्तों, उस मासिक ईएमआई को उसने डिफॉल्ट करना चालू कर दिया। उसकी जो भी किस्त बनती थी, उस किस्त को उस व्यक्ति ने रेगुलर मैनर में नहीं भरा। और ऐसे में कहीं ना कहीं आगे चलकर उस व्यक्ति को बैंक या फिर एनबीएफसी के द्वारा डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया। और जब एक बार कोई व्यक्ति डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है या फिर वह व्यक्ति एक ईएमआई, दो ईएमआई या फिर तीन ईएमआई को कंटिन्यूअसली बाउंस कर देता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एनबीएफसी या फिर लोन कंपनियों के द्वारा उस व्यक्ति को, उस कर्जधारी को बैंकों के द्वारा, एनबीएफसी कंपनियों के द्वारा रेगुलर मैनर में नोटिसेस भेजना चालू कर दिया जाता है दोस्तों। अब जैसे कि उस व्यक्ति को रिकॉल नोटिस आ गई, डिमांड नोटिस आ गई, या फिर उस एनबीएफसी या फिर बैंक के जो एडवोकेट्स, जो लॉयर्स होते हैं, उनके द्वारा उस व्यक्ति को लीगल नोटिसेस भी आने लग गए दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति है वह काफी परेशान और काफी डिस्टर्ब हो जाता है। और साथ ही साथ उस एनबीएफसी या फिर लोन कंपनियों के जो कि थर्ड पार्टी जो एजेंट्स होते हैं, जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं, उन रिकवरी एजेंट्स के द्वारा भी उस व्यक्ति को रोजाना डेली बेसिस पर उसके मोबाइल फोन्स पर, उसके मोबाइल के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक लगातार कंटिन्यूअसली 50 कॉल, 100 कॉल, 70, 80 कॉल, ठीक है, ऐसे अनलिमिटेड कॉल्स उस व्यक्ति को, उस कर्जधारी को आने लग गए दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नोटिस का सामना और साथ ही साथ कॉल्स, तो सबसे ज्यादा तो खतरनाक तो कॉल्स। सी नोटिस में कैसा रहता है, जो कानूनी प्रक्रिया है उसके मुताबिक जो बैंक या फिर एनबीएफसी होती है वो आपको 1, 2, 3, 4, 5 नोटिस आपको सर्व करती है। रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, लीगल नोटिस, ठीक है, इस प्रकार से वो नोटिस आपके एड्रेस पे आपको सर्व करती है। चलो ठीक है, नोटिस तो लिमिटेड होते हैं, लेकिन रही बात रिकवरी कॉल्स की दोस्तों। अब रिकवरी कॉल्स में कैसा रहता है कि जो बैंक या फिर जो एनबीएफसी होती है वो क्या करती है, किसी थर्ड पार्टी को रिकवरी का जो काम होता है, जो भी लोन की जो बकाया राशि होती है उसकी रिकवरी के लिए, वसूली के लिए वो क्या करती है, किसी थर्ड पार्टी को ये लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक ठेका दे देती है कि भैया ये इतना इतना अमाउंट बकाया है, इस फला फला इस व्यक्ति से आपको रिकवर करना है, आपको रिकवरी का काम करना है दोस्तों। और उसी रिकवरी के बेसिस पर क्या होता है, उन थर्ड पार्टी एजेंट्स लोगों को वो जो बैंक या फिर एनबीएफसी होती है वो क्या करती है, उनको सैलरी, उनको पेमेंट या फिर उनका जो कमीशन बनता है वो उनको देती है। दैट मींस कि जितने का कलेक्शन होगा, जितने की रिकवरी होगी, उसी के ऊपर कुछ एक फिक्स्ड परसेंटेज उनका कमीशन बनता है वो उनको दे दिया जाता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं वो रिकवरी जो एजेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत, बोलते हैं ना, बहुत बड़ा एक टास्क होता है, बहुत बड़ा जॉब होता है कि भैया रिकवरी करेंगे तो ही हमें हमारा पगार, सैलरी, हमारी कमीशन मिलेगी। क्योंकि उनकी जो सैलरी, जो कमीशन होती है उसी रिकवरी के बेसिस पर होती है, कितने कलेक्शन आज हम लोगों ने किया उसके हिसाब से उनका जो परसेंटेज है, वो कमीशन जो है वो कैलकुलेट होता है। तो अब ऐसे में होता है क्या, वो रिकवरी एजेंट्स क्या करते हैं, उस कर्जधारी को, उस व्यक्ति को जो लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट कर दिया, जिसका जो बकाया जो राशि है उसको रिकवर करने के उस व्यक्ति को उस लोन रिकवरी एजेंट्स के द्वारा कंटिन्यूअसली लगातार सुबह शाम दिन भर, ठीक है, अनलिमिटेड कॉल्स किए जाते हैं। उस व्यक्ति को कॉल्स के ऊपर धमकाया जाता है, ठीक है, गाली गलौज या फिर कुछ ऐसी बातें जो कि पूरी तरीके से इलीगल है, राइट, उसको डराना, धमकाना, गाली गलौज करना, ठीक है, उसको मानसिक तनाव उस व्यक्ति के ऊपर बनाना, राइट, साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है वो बनाना दोस्तों। तो कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति होता है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है दोस्तों। और उस व्यक्ति को जो कॉल्स आते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग नंबरों से कॉल आता है। तो कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति होता है वो पहचान नहीं पाता कि ये किसका नंबर है, ठीक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को जो कॉल आता है तो उस व्यक्ति को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि भैया जो बकाया जो राशि वो दे दो प्लीज, ठीक है। तो ये तो यहाँ पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया। दूसरी चीज, जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं, जब कॉल्स पे कोई रिस्पांस ना दिया जाए तो वो जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो घर पे आ जाते हैं, ठीक है, हमारे घर पे वो विजिट करना चालू कर देते हैं। अगर घर पे ना मिले तो हमारा जो ऑफिस का जो एड्रेस है, जहां पे हम काम धंधा करते हैं, जॉब करते हैं, वहां पे पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से कॉल्स, ठीक है, होम विजिट करना, ऑफिस पे, ऑफिस काम धंधा जहां पे हम करते हैं वहां पहुंच जाना, तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से वो पूरी तरीके से हमारे पीछे पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फिजिकल हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट, ठीक है, कई तरीके से, मतलब अलग अलग वे में वो क्या करते हैं, आपको पूरी तरीके से आपको डिस्टर्ब करते हैं। तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सचमुच में डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये जो व्यक्ति जो होते हैं, जो लोन की ईएमआई जो डिफॉल्ट कर रहे हैं, जो लोन की जो ईएमआई को नहीं भर पा रहे, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उनका कोई मुख्य कोई कारण होगा, कोई एक रीजन होगा, कोई एक पर्सनल, कोई एक जेन्युइन रीजन होगा। मे भी हो सकता है कि भाई घर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई हो, कोई मेडिकल इमरजेंसीज, या फिर काम धंधा छूट गया हो, या फिर व्यवसाय में कुछ नुकसान हो रहा होगा। ये कोई एक रीजन हो सकता है लोन ईएमआई को डिफॉल्ट करने का या फिर लोन की ईएमआई को नहीं भरने का दोस्तों। लेकिन क्या होता है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो व्यक्ति होता है वो सोचता है कि यार ये इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं, होम विजिट्स हो रहे हैं, ठीक है, मैं बहुत परेशान हो चुका, मेरा पैसे का अरेंजमेंट भी नहीं हो पा रहा है, और ये जो रिकवरी एजेंट्स ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, मैं तो बहुत डिस्टर्ब हो चुका हूं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, अपने मोबाइल की जो सिम कार्ड है, जो नंबर है वो चेंज कर देता है, ठीक है। और साथ ही साथ यदि उसको ऐसा लगता है कि यार ये घर का पीछा भी नहीं छोड़ रहे, अब क्या करूं, तो वो व्यक्ति कभी कभी क्या होता है, वो व्यक्ति एड्रेस भी चेंज कर लेते हैं। तो वो क्या होता है, कभी कभी कोई व्यक्ति किराए पे होते हैं, भाड़े पे रहते हैं, तो उनको तो भैया 11 महीने का उनको तो भाई वो जगह छोड़ना ही होता है, ठीक है। तो ये भी रीजन हो सकता है।
और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं भैया, वो फैसला लेते हैं कि भैया अभी मुझे इस फला फला भी ये स्टेट में, ये राज्य में, ये जगह मुझे नहीं रहना है, मुझे भी कहीं और मुझे शिफ्ट होना है, ट्रांसफर होना है, मैं अपना व्यवसाय अब कहीं और करूंगा, मुझे यहाँ पे मेरा व्यवसाय जो बराबर नहीं चल पा रहा है। मतलब कुछ भी रीजंस हो सकते हैं भैया, उस व्यक्ति ने क्या किया, अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर लिया और अपना एड्रेस भी चेंज कर लिया। तो कुछ व्यक्ति होते हैं भाई, ये चीज का सामना ना करने से अच्छा भैया मोबाइल नंबर ही चेंज कर लो, सिम कार्ड चेंज कर लो और एड्रेस चेंज कर लो। या फिर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं भैया, जिनका कोई ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं होता कि नहीं यार अपने को ये डर से अपने को यहाँ से भाग के कहीं और अपने को शिफ्ट हो जाना है, ठीक है, उनका कुछ अलग पर्सनल रीजन हो सकता है। तो अलग अलग वे है, अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है, मोबाइल नंबर चेंज करना, एड्रेस चेंज करना। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मोबाइल का जो सिम है, जो नंबर है, वो बंद करवा देना, दूसरा नंबर ले लेना, ठीक है, एड्रेस पता चेंज कर देना। तो क्या ये जो व्यक्ति कर रहा है, जो ये जो कर्जधारी ऐसा कुछ कर रहा है, ठीक है, अब ये जानबूझकर करे या फिर उसकी कोई एक पर्सनल जेन्युइन रीजन होगी, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो क्या ये अपने आप में, क्या ये जो व्यक्ति कर रहा है, क्या ये अपराध है, क्या ये ऑफेंस है? क्या वो जो व्यक्ति है उस बैंक एनबीएफसी के साथ में क्या कोई फ्रॉड 420 कर रहा है दोस्तों? नहीं, ये गलत है, बिल्कुल भी गलत है। ये जो धारणा जो लोगों के अंदर बनी है, या फिर लोग जो बताते हैं कि जानबूझकर मोबाइल नंबर चेंज कर देना, एड्रेस चेंज कर देना, ये जो कर्जधारी है जानबूझकर ऐसा कर रहा है जिससे कि वो ये चीज से छुटकारा पा जाए और गायब हो जाए, तो उसको ये पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लेते हो, मोबाइल नंबर बंद भी कर देते हो या फिर एड्रेस चेंज कर देते हो, तो इससे कोई भी तकलीफ, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है दोस्तों। भाई कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सिम चेंज कर लेते हैं, भाई ये मुझे एयरटेल महंगा पड़ रहा है, ठीक है, वो उसने जियो ले लिया, जियो महंगा पड़ रहा है, उसने एयरटेल ले लिया, ठीक है, ऐसा रीजन हो सकता है, ठीक है, कुछ भी। भाई मुझे यहाँ पे भाड़ा नहीं पड़ रहा है, मैं दूसरे राज्य में रहने के लिए जा रहा हूँ, मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, मेरा काम धंधा व्यवसाय अच्छा बढ़िया नहीं चल रहा है, मैं दूसरे राज्य में रहना चाहता हूँ, ऐसे कुछ भी रीजन हो सकते हैं दोस्तों। तो भाई देखो, ये देखो हमारा भारत है, राइट, ये लोकतंत्र है, राइट, यहाँ पे संविधान ने सबको अधिकार दिया है, आर्टिकल 21, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्र तरीके से फ्रीडम, आजादी, कहीं भी आप रह सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, राइट, लेकिन आपको कानून के दायरे में रह के करना है, राइट। जो चीज पनिशेबल है उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगा, राइट। तो भाई मैं कहीं भी रहूं, कहीं भी घूमूं, कहीं भी जाऊं, ठीक है, मैं कोई क्राइम, कोई अपराध तो मैं नहीं कर रहा हूं ना, मैं कोई ऑफेंस तो नहीं कमिट कर रहा हूं ना। तो ये मुझे संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, आर्टिकल 21, ठीक है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया, मैं कहीं भी रहूं, कहीं भी जाऊं, ठीक है, मैं कुछ भी खाऊं, तो ये चीज मुझे, मेरे संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, तो इसके लिए मैं अपने अधिकारों का यूज कर रहा हूं, प्रयोग कर रहा हूं, तो क्या इसके लिए पनिशमेंट मिलेगा? क्या इसके लिए मैंने क्या कोई 420 कर ली, कोई मैंने फ्रॉड कर दिया क्या? नहीं दोस्तों। तो मोबाइल नंबर चेंज करना, एड्रेस चेंज करना, ये कोई अपराध नहीं है दोस्तों, ठीक है। आपने चेंज कर दिया तो बैंक एनबीएफसी क्या करेगी? क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती दोस्तों। सिंपल, आपका जो परमानेंट एड्रेस है या फिर जो करस्पॉन्डेंट जो एड्रेस है, उस एड्रेस पे क्या करेंगे? वो नोटिस भेजेंगे, अपने रिकवरी एजेंट्स को भेजेंगे, ठीक है, उनकी जो कानूनी जो प्रक्रिया वो तो करेंगे ही, राइट। कल को आगे चले सपोज अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा भी दर्ज करते हैं, तो जो नोटिस जो आएंगे, जो समन्स आएंगे, जो वारंट आएंगे, वो आपका करस्पॉन्डेंट जो एड्रेस है वो, और जो परमानेंट एड्रेस है वो वहीं पे आएगा। अगर आप वहां पे रहेंगे तो आपको मिलेगा, आप रिसीव करेंगे, नहीं मिलेगा तो रिटर्न चला जाएगा। क्या दिक्कत है दोस्तों? कुछ नहीं होने वाला है, नथिंग, ठीक है। तो अब इस दौरान, इस बीच में यदि आपने एड्रेस चेंज कर लिया, मोबाइल नंबर चेंज कर लिया, आप कहीं और चले गए, शिफ्ट होगा, राइट, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बैंक से आपका संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो बैंक की जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो करेंगे, लीगल नोटिस भेजना, ठीक है, बैंक की नोटिस को भेजना, रिकवरी एजेंट्स को भेजना, वो आएंगे, नहीं मिले खत्म, ठीक है, रिटर्न चले जाएंगे। तो फिर आगे चलकर अगर यदि वो बैंक में कंप्लेन भी फाइल करते हैं, लाइक सपोज अगर आपने चेक दिया रहेगा, चेक बाउंस हो गया, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 में आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाएंगे कोर्ट में जाकर, ठीक है। अगर आपकी ईसीएस लगी थी, ऑटोमेटेड डेबिट वाला ईसीएस लगी थी, ईसीएस बाउंस हो रही है, तो आपके ऊपर सेक्शन 25 का वो मुकदमा दर्ज करेंगे, ठीक है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का। तो होता क्या है, समन्स आएंगे, समन्स नहीं मिला, वारंट आएगा, तो ये समन्स, वारंट, मुकदमा दर्ज होना, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसमें आपको 4 साल, 5 साल, 6 साल का समय लगता है दोस्तों। सी कानूनी प्रक्रिया, मुकदमेबाजी है, इसमें समय लगता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं यदि आप कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर लिए हैं, तो आपको समय, टाइम मिलेगा, 4 साल, 5 साल, ये जो मुकदमेबाजी में जो समय जा रहा है, समन्स आएगा, फिर बीडब्ल्यू आएगा, फिर एनबीडब्ल्यू आएगा, तो समय है दोस्तों, ठीक है। वो भगौड़े वाली जो प्रक्रिया है वो लास्ट में होगी, ठीक है, प्रोक्लेमेशन, एनबीडब्ल्यू होने के बाद फिर भी अगर आप नहीं आएंगे तो फिर प्रोक्लेमेशन होगा, ठीक है, भाई भगोड़ा घोषित कर दिए जाओगे, तो वो प्रक्रिया बहुत लंबा समय जाने वाला है, राइट। तो जो आपका करस्पॉन्डेंट जो एड्रेस है, जो आपका परमानेंट एड्रेस है, उस पे समन्स भेजेंगे, उस पे लीगल नोटिस भेजेंगे, ठीक है, उस पे जो भी वारंट आएंगे उस पे आएंगे, राइट। नहीं मिलेंगे आपको खोजेंगे, ठीक है, नहीं मिले तो जो कानूनी जो प्रक्रिया है, जो सीआरपीसी का जो प्रोसीजर है, जो प्रावधान दिए गए हैं, उसको फॉलो किया जाएगा, कोर्ट और जो बैंक है वो उसको फॉलो करेंगे, राइट, ठीक है। तो इस दौरान, इस बीच आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल आपको समय मिल जाएगा दोस्तों। तो इस बीच में अपने आप को आप मजबूत करिए, बढ़िया से कोई काम धंधा करिए, कोई व्यवसाय करिए, 2 पैसे कमाइए, ठीक है, और थोड़े थोड़े पैसा जमा करिए, और जमा करने के बाद यदि पैसे इकट्ठे हो जाते बढ़िया, अच्छा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको बैंक से, एनबीएफसी से आपको संपर्क करना चाहिए, और आपके लोन का क्या स्टेटस है, क्या मुकदमा दर्ज हो गया है, क्या समन्स आ चुका है, क्या वारंट इशू हो गया है, वो सब सारी चीजों को देखते हुए आप क्या करिए, आप बैंक के साथ में बातचीत करके आप सेटलमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। आप बैंक के साथ में सेटलमेंट भी कर सकते हैं। यदि वारंट इशू हो गया है तो कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको बैंक पुलिस ने या फिर कोर्ट के द्वारा वारंट आ गया, पुलिस ने यदि आपको पकड़ भी लिया, तो कोई तकलीफ की बात नहीं दोस्तों, सेम डे आपको बेल मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो आप कहीं भी किसी भी कोने में रहिए, ये आपका संवैधानिक आपका अधिकार है, आर्टिकल 21 अनुच्छेद
21 ने आपको ये अधिकार दिया कि भैया आप कहीं भी रहिए, कहीं भी घूमिए, कुछ भी खाइए, हाँ, कोई आपको रोकने वाला नहीं, लेकिन आपको कानून के दायरे में रहकर ये सारी चीजें आपको करनी है दोस्तों। तो ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। तो आप बात करो या मत करो, कोई आपको ऐसा प्रेशर देने वाला नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है कि भाई नहीं बात करोगे, कॉल रिसीव नहीं करोगे तो आपने 420 कर दिया, आपने एड्रेस चेंज कर दिया तो आपने 420 से आपने फ्रॉड कर दिया, तो आपके ऊपर हम मुकदमा लगा देंगे 420 का, ठीक है, 406 का, नई धारा बीएनएस की 318, 316 ये लग जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका सब ये सिर्फ बातें हैं दोस्तों, लोगों को डराने के लिए फैलाई जा रही है, ठीक है। तो यदि कोई यूट्यूबर्स या फिर कोई एडवोकेट्स ऐसा कोई बातें कर रहा है, ठीक है, हो सकता है मे बी वो एडवोकेट्स किसका होगा, हो सकता है वो एनबीएफसी या फिर बैंक वालों के फेवर में काम कर रहा होगा, ऐसा मे बी हो सकता है। तो ऐसे में आपको डरना नहीं है, बस आपको कानून का आपको ज्ञान और नॉलेज अपने पास रखना है दोस्तों। तो मोबाइल बंद हो जाना, एड्रेस चेंज हो जाना, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यदि आप ये सारी चीजों से परेशान हैं, यदि आप जानबूझकर इंटेंशनली भी यदि आप एड्रेस और मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर फ्रॉड का 420 का मुकदमा आपके ऊपर दर्ज हो जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये सबका सब गलत और फेक फर्जी सब बातें हैं दोस्तों। तो ये चीज के ऊपर आपको बिल्कुल भी तनिक भी आपको ध्यान देना नहीं है। यदि आपको रिकवरी एजेंट्स आपको कॉल कर रहे बार बार, तो आप कॉल रिसीव करें ना करें, ये आपका ये विवेकाधिकार है, ठीक है। ये आपकी इच्छा, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। नहीं रिसीव करोगे फिर भी कुछ नहीं होगा, रिसीव करोगे फिर भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। रिसीव करोगे थोड़ा सा आपको प्रेशराइज करेंगे, थोड़ा सा आपको मेंटल हैरेसमेंट करेंगे, आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर डालेंगे, ठीक है। तो मे भी कुछ लोग रहते हैं भैया डर के मारे पैसा दे देते हैं, ठीक है। बट जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे, वो तो नहीं दे पाएंगे दोस्तों, ठीक है। कुछ लोग तो जानबूझ के नहीं देते हैं, तो उनको प्रेशर बनता है तो वो देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कभी कभी क्या होता है, एनबीएफसी और बैंक का काम निकल जाता है भैया कि प्रेशर बनाया तो पैसे मिल गए, पर जिनके पास नहीं है वो क्या करते हैं, वो डर जाते हैं, ठीक है। अब डर गए तो टेंशन, प्रेशर, ठीक है, पैसे तो नहीं है, अब क्या करें, तो उनके मन में कुछ अलग अलग से ख्याल आने लग जाते हैं, यार सुसाइड कर लेना चाहिए, ये सब चीजें छुटकारा, अरे सुसाइड करने से अच्छा यार सिम कार्ड बदल दो, एड्रेस चेंज कर लो, है ना आपके पास ये उपाय, ठीक है, कुछ नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, अरे मरने से अच्छा यही कर लो ना। अरे मरोगे तो आपके पीछे आपके फैमिली, परिवार, मम्मी पापा यार सबको छोड़ के जाओगे, जो आपके सहारे आपके ऊपर डिपेंड है, आप उनको छोड़ के चले जाओगे। तो इससे बेहतर क्या यार, एड्रेस चेंज कर लो, सिम कार्ड चेंज कर लो, ठीक है। ये मैं आपको सोल्यूशन क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आपके मन में यदि गलत ख्याल आ रहे, गलत विचार आ रहे सुसाइड के, तो ये करने से अच्छा ये कर लो ना, एड्रेस चेंज करो, सिम कार्ड चेंज कर लो। तो सुसाइड करना ये बुजदिल लोग करते। तो जीवन, लाइफ, भगवान ने आपको एक जीवन दिया है, तो दोस्तों उसको आपको एंजॉय तरीके से आपको उसको जीना है, ठीक है। सी क्या होता है, मरने के बाद दोबारा आओगे नहीं आओगे किसको क्या पता। तो भैया कुछ नहीं, बस जो कानूनी प्रक्रिया उसको फॉलो करिए। किस बात का डर है, कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं होता है यार दोस्तों, मैं आपको बोल रहा हूं ना। प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या, कानून की ज्ञान की कमी, आपके लीगल नॉलेज नहीं है, इसकी वजह से आप डरते हो। डरना कुछ नहीं है आपको बिंदास एकदम सिस्टमैटिकली वे में चलना, प्रोफेशनल तरीके से। कानूनी ज्ञान को वर्जित करिए, आप इधर दिमाग में रखिए, आप कानूनी ज्ञान को दिमाग में रखिए और उसके हिसाब से चलिए, आप कभी तकलीफ में नहीं आएंगे दोस्तों, ओके। तो ये जो रिकवरी जो एजेंट जो कॉल करते घर पे जो आते हैं, इनसे नियम कानून से बात करिए, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉल रिसीव करो ना करो वो आपकी मर्जी, वो आपका अधिकार, वो आपका राइट्स है, आप करो चाहे ना करो, ठीक है। रिकवरी एजेंट घर पे आ रहे हैं, आप उनसे कानूनी भाषा में बात करिए, भाई तू रिकवरी एजेंट है ना, तेरे पास आईडी कार्ड है क्या, तेरे पास डीआरए का लाइसेंस है क्या, तेरे पास होम विजिट लेटर है क्या, तुझे किसने भेजा, ये सारी चीजें पूछिए ना उससे। यदि वो नहीं बताता है तो डायरेक्टली सीधे तुरंत ऑन द स्पॉट 100 नंबर घुमाइए, 112 घुमाइए, तुरंत पुलिस को बुलाइए, तुरंत उसको पुलिस के हाथ में दीजिए उसको तुरंत, ये फर्जी वाला कर रहा है, आ रहा है कि नहीं समझ में। तो ऐसे लोगों से निपटने के लिए बस आप अपने आप को कानूनी तरीके से मजबूत करिए, बस आपको कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, ये मोबाइल नंबर चेंज करना, एड्रेस चेंज करना, ये सब बस बातें हैं कि सजा हो जाएगी, जेल भेज दिए जाओगे, 420 कर दिया तुमने, तुम्हारे ऊपर फ्रॉड का केस लग जाएगा, ये सब झूठी बातें हैं, सब फर्जी बातें हैं दोस्तों, इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। तो दोस्तों देखिए, ये सारी चीजें जो दिख रही ना आपको यदि इसमें नहीं फंसना है, टेंशन प्रेशर नहीं लेना है, रिकवरी एजेंट्स को नहीं झेलना है, तो यदि आपके पास पैसे हैं तो दोस्तों एनबीएफसी और बैंकों के पैसे को आप लौटा दीजिए। इंटेंशनली जानबूझकर डिफॉल्ट करना, पैसा है बट फिर भी देना नहीं चाहते हो, तो ये गलत है, दिस इज फ्रॉड, ये 420 है, ठीक है। इसके लिए फिर आप गलत कर रहे हो, तो फिर आपको मुकदमा हो सकता है दोस्तों। तो यदि पैसे हैं तो पैसे आपको दे देने चाहिए, पैसे नहीं है तो जो कानूनी प्रक्रिया है, जो रूल्स है, जो लॉज है, जो प्रिंसिपल्स है, जो प्रोविजंस है, आपको उनको फॉलो करना है। लेकिन सुसाइड नहीं करना है दोस्तों, सुसाइड बिल्कुल भी नहीं करना, ये बुजदिल लोग करते हैं, ये बुजदिल लोग करते हैं, ये ध्यान देना। सुसाइड करके जाओगे ऊपर तो भगवान भी तुमको माफ नहीं करेगा दोस्तों, ये ध्यान देना। भगवान अच्छे और भले व्यक्तियों को यहां पर धरती पर भेजता है, और सुसाइड जो करते हैं ना वो समझो कि बहुत बुरे लोग हैं, ऊपर जाओगे भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा, ये बात को आप नोट कर लेना दोस्तों। तो घर परिवार है, मेहनत से कमाइए, 2 पैसे कमाइए, अपने फैमिली परिवार को सबको साथ में लेके चलिए, और ये जो रिकवरी एजेंट्स जो कॉल्स आ रहे हैं इससे डरिए मत, इनका सामना करिए, इनसे बात करिए कानूनी तरीके से दोस्तों। और ये जो मेरा जो वीडियो मैंने बनाया ना, ये एड्रेस चेंज करना, सिम चेंज करना, ये सब कुछ नहीं है, मैंने आपको इसका कानूनी तरीका बता दिया दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।